प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अपने हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक की 4-5 टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। और इस नए टॉपिक की आज हम ये 6 टाइप सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारी पिछली और आने वाली सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं। तो गुणनखंड अर्थात फैक्टर्स वे संख्याएं होती हैं जो किसी दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग करती हैं। वे संख्याएं उस दी गई संख्या के फैक्टर्स अर्थात गुणनखंड कहलाती हैं। तो यहां हम 8 के सभी का मतलब भाज्य और अभाज्य दोनों प्रकार के गुणनखंड हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 8 को पूरा पूरा भाग करती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एक हर संख्या को पूरा पूरा भाग करता है। तो हम 1 से जब 8 को भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 8। 1 के बाद में हमारे पास 2 ऐसी संख्या है जो 8 को पूरा पूरा भाग करती है। और जब हम 2 से 8 को भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 4। इस प्रकार 2 के बाद में 8 4 से पूरा पूरा भाग होता है। और जब 8 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 2। इनके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, 1 2 4 और स्वयं 8, इनके अलावा ऐसी और कोई संख्या नहीं है जो 8 को पूरा पूरा भाग करती हो। इस प्रकार 8 के सभी गुणनखंड होंगे 1 2 4 और इसके बाद में 2, लेकिन 2 को हम पहले लिख चुके हैं। इसके बाद में 4 को भी हम पहले लिख चुके हैं और अंत में 8। ये 4 संख्याएं संख्या 8 की अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं। तो यही इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी होगा कि 8 के सभी गुणनखंड होंगे 1 2 4 और 8। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गुणज क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गुणज अर्थात मल्टीपल वे संख्याएं होती हैं जो दी गई किसी संख्या से पूरा पूरा भाग होती हैं। यहाँ ये बात हमने बड़ी ध्यान से समझनी है कि गुणनखंड जो होते हैं वो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग करते हैं और इसके विपरीत मल्टीपल अर्थात गुणज वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या से पूरी पूरी भाग होती हैं। तो हम यहाँ पर 6 के पहले 5 गुणज लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वे सभी संख्याएं उस संख्या से पूरी पूरी भाग होती हैं और वे सभी संख्याएं उस संख्या की गुणज अथवा मल्टीपल भी होती हैं। तो क्योंकि 6 के पहले 5 गुणज हमने लिखने हैं तो हम 6 का पहाड़ा पंजे तक पढ़ेंगे और वहां तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वे संख्याएं 6 की पहली 5 गुणज होंगी। तो हम 6 के पहाड़े को पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। इस प्रकार 6 के पहाड़े में पंजे तक जो 5 संख्याएं आई हैं वे 5 संख्याएं ही 6 की पहली 5 गुणज भी होंगी। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या के गुणज ज्ञात कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है। तो बच्चों उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, अर्थात जो संख्याएं दोनों में या दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंडों में शामिल होती हैं वही संख्याएं कॉमन संख्याएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ पर 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि 12 के, अब यहां पर 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात इसमें भाज्य और अभाज्य इस तरह का कोई भी इसमें शामिल नहीं है, कोई भी शर्त। तो हम सभी गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिसमें भाज्य और अभाज्य दोनों तरह की संख्याएं शामिल होंगी। तो हम देखेंगे कि 12 को सबसे पहले जब हम 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 12। 1 के बाद में 12 2 से पूरा भाग होती है और जब 2 से 12 को भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा 6। इसके बाद में 12 3 से पूरा भाग होती है और जब 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 4। और इसके बाद 12 4 से पूरा भाग होती है और जब 12 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 3। और फिर इसके बाद में 12 6 से पूरी भाग होती है और जब 12 को 6 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 2। इसके बाद में स्वयं 12 से ही 12 भाग होगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या से 12 विभाजित नहीं होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि 12 के सभी गुणनखंड हमारे पास आए हैं 1 2 3 4 6 और स्वयं 12। ये गुणनखंड हम इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 को हम पहले लिख चुके हैं, 3 को भी हम पहले लिख चुके हैं, 4 को भी हम पहले लिख चुके हैं। तो फिर हम 6 और 12 को लिखेंगे। इस प्रकार 12 के सभी गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 6 और 12। इसी प्रकार हम 16 के भी सभी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि 16 को सबसे पहले जब हम 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 16। उसके बाद में 16 2 से पूरी भाग होती है और जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 8। इसके बाद में 16 4 से पूरी भाग होती है और जब 4 से भाग करेंगे 16 को तो हमारे पास भागफल आएगा 4। और इसके बाद में 16 8 से पूरी भाग होगी और जब 8 से भाग करेंगे 16 को तो हमारे पास भागफल आएगा 2। इस प्रकार 8 के बाद में 16 केवल स्वयं से अर्थात 16 से ही पूरी भाग होती है। तो ये सारे 16 के गुणनखंड हैं, अर्थात 16 के सभी गुणनखंड 1 2 4 8 और 2 हम पहले ही लिख चुके हैं। इसके बाद में 4 को भी हम पहले लिख चुके हैं। इसके बाद अगला गुणनखंड 8, इसको भी हम पहले लिख चुके हैं और अंत में हमारे पास गुणनखंड है 16। अर्थात 16 के सभी गुणनखंड 1 2 4 8 और 16 होंगे। अब हम 12 और 16 दोनों के सभी गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन हमें इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं, कॉमन फैक्टर्स। अर्थात हम देखेंगे कि ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो 12 के गुणनखंडों में भी और 16 के गुणनखंडों में भी शामिल हैं। तो ऐसे गुणनखंड हम देख रहे हैं कि हमारे पास
1, 2 और 4। ये ऐसे गुणनखंड हैं जो 12 के गुणनखंडों में भी शामिल है और 16 के भी गुणनखंडों में शामिल है। अर्थात 1, 2 और 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, अर्थात कॉमन फैक्टर होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 गुणा 17 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। हमने इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास है 7 रेज़ टू द पावर 5 यानी 7 की घात 5 गुणा 9 की घात 7 और गुणा 17 की घात 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जो संख्या है 7, 9 और 17, जो हमारे आधार हैं वो 7, 9 और 17 हैं। यहाँ पर इसने अभाज्य गुणनखंड पूछे हैं। तो गुणनखंड वही होते हैं जो संख्याओं की घात होती है, अर्थात 7 की घात 5। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास 7 के 5 गुणनखंड हैं, यहाँ हमारे पास 9 के 7 गुणनखंड हैं और यहाँ हमारे पास 17 के 9 गुणनखंड हैं। घात का मतलब आधार जो है हमारा, उसको जितनी घात है उतनी बार ही गुणा। 7 की घात 5 इसका मतलब 7 की 5 बार गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। 9 की घात 7 इसका मतलब 9 की 7 बार गुणा 17 की घात 9 इसका मतलब 17 की 9 बार गुणा। यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ जो है गुणनखंड हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दो आधार हैं 7 और 17, ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो ये 9 है ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस संख्या को हम अभाज्य संख्या में बदलेंगे। तो 9 को यदि हम 3 गुणा 3 लिख दें तो हम 3 को हम जानते हैं, समझते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार हम यदि 9 को 3 गुणा 3 बना के लिखें तो हमारे पास होगा 7 की घात 5 गुणा 3, घात वही रहेगी 3 की घात 7 और गुणा 3 की घात 7। इस प्रकार जो 9 की घात 7 थी उसको हमने 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 7 किया, क्योंकि जो 9 हमारा ये आधार था, ये आधार अभाज्य संख्या नहीं है। और यहाँ पर जो गुणनखंडों की संख्या पूछी है वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। इसलिए हमने जो 9 आधार था यानी कि जो भाज्य था ये आधार, उसको अभाज्य बनाने के लिए 3 को 3 गुणा 3 करके लिखा और हमारी घात तो वही रहेगी। इस प्रकार 9 की घात 7 को हमने लिखा 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 7 और आगे है 17 की घात 9। इस प्रकार हमारे सारे आधार 7, 3, 3 और 17 ये सारे आधार अभाज्य संख्याएं हैं। और अब जितने भी हमारे गुणनखंड होंगे वो सारे गुणनखंड भी अभाज्य ही होंगे। और 7 की घात 5 इसका मतलब 7 के 5 गुणनखंड, 3 की घात 7 इसका मतलब 3 के 7 गुणनखंड, इस 3 के 7 गुणनखंड और 17 के 9 गुणनखंड। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? घातों की संख्या होती है वही गुणनखंडों की संख्या भी होती है। तो यहाँ पर घात 5, अगले आधार की घात 7, उससे अगले आधार की घात 7 और उससे अगले आधार की घात 9। इस प्रकार घातों की जो कुल संख्या होगी वही गुणनखंडों की भी कुल संख्या होगी।
तो 5 और 7 12, 12 और 7 19 और 19 और 9 28। इस प्रकार इनके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 29 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो हम 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 240 को सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य भी है और 240 को पूरा पूरा भाग भी करती है। तो हमारे पास दो सबसे छोटी ऐसी अभाज्य संख्या है जो 240 को पूरा पूरा भाग करेगी। ये हम जो विभाजकता के नियम हैं उनकी सहायता से भी पता लगा लेंगे। तो जब हम 240 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 120, फिर 120 2 से ही विभाजित होगी और 120 को 2 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास भागफल आएगा 60, 60 को फिर 2 से विभाजित हो रही है और फिर आएगा भागफल 30, फिर 2 से 15 और इसके बाद में 15 2 से विभाजित नहीं होती है, 3 से विभाजित होगी और हमारा भागफल आएगा 5 और 5 से पूरा पूरा भाग होगी। तो 5 को जब 5 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 1। इस प्रकार ये जो गुणनखंड हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी गुणनखंड 240 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 अर्थात 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी? ये संख्याएं दी हुई है 152, 162, 172 और 182। इन संख्याओं में से हमने वह संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से विभाजित होती है अर्थात पूरा पूरा भाग होती है। तो इसके लिए हम या तो सभी संख्याओं को 18 से पूरा 18 से भाग करके देखें और जिस संख्या को 18 से भाग करने पर शेष फल 0 आए वही संख्या 18 से पूरी भाग अर्थात विभाजित भी होगी। या हम देखें कि 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, उन सभी गुणनखंडों से जो संख्या पूरी भाग होगी वह संख्या 18 से भी पूरी भाग होगी। तो सबसे पहले हम 18 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि 18 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं। तो 18 को 2 से भाग करेंगे 9 और 9 को फिर 3 से भाग करेंगे तो 3, यानी कि 2 और 3 18 के अभाज्य गुणनखंड हैं और ये दोनों गुणनखंड इन संख्याओं में से 4 संख्याओं में से किसी भी संख्या को पूरा भाग करेंगे तो 18 भी उस संख्या को पूरा भाग करेगी। तो यहाँ हम विभाजकता के नियम की सहायता से देख लेंगे कि इन संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से पूरी भाग होगी, वही संख्या 18 से भी पूरी भाग होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 से तो ये 4 संख्याएं पूरी भाग हो रही हैं, लेकिन हम देखेंगे कि 3 से भी इन 4 संख्याओं में से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो हम जानते हैं कि 3 का विभाजकता का नियम क्या होता है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ संख्याओं का योग है 6 और 2 8, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही। यहाँ संख्याओं का योग है अंकों का योग 1 और 6 7 और 2 9, अर्थात यह संख्या है 3 से भी भाग होगी पूरी और 2 से तो जरूर होगी क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। ये हम विभाजकता के नियम में भी पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 या 4 या 6 या 8 या 0 हो वे संख्याएं 2 से पूरी भाग
होंगी। तो यह 162 ऐसी संख्या है जो 2 से और 3 से पूरी पूरी भाग हो रही है। तो यही संख्या वह संख्या है जो 18 से पूरी पूरी भाग होगी, अर्थात हमारा आंसर होगा बी या 162। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।